हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और इस समय सर्दी का समय चल रहा है, आपको मुश्किल भी हो रही है पढ़ाई करने के लिए। फिर भी आपको जो है मेहनत से लगे रहना है, क्योंकि यही समय आपकी पढ़ाई का है। तो आप जो है इन मुश्किलों से पार करते हुए बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और ये जो हम तैयारी करा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होने वाली है। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। हमने आपको जो सेट आपका थर्ड है उसका 346 का एक्स यू का हमने जो क्वेश्चन कराए थे आपको, वो कराए थे क्वेश्चन नंबर 6 कराया था। और उसमें एक क्वेश्चन अथवा भी रह गया है। तो 6 का अथवा हम देखते हैं आज क्या है। उत्तर नंबर 6 का अथवा, उसमें अथवा में क्या क्या दिया है देखो। अथवा में कहा गया है गॉस प्रमेय लिखिए। तो गॉस की प्रमेय हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या थी गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0। ये आपको गॉस की प्रमेय थी। अब इसमें क्या है, एक थोड़ा छोटा सा सवाल भी लगा हुआ है, डेरिवेशन। वो क्या है? अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब इसमें समतल आवेशित क्या है? चालक है अनंत विस्तार की, और उसके करीब में यानी पास में कोई बिंदु है, उस पर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या करते हैं इसमें। ये कोई एक चादर है, यहां बना लेते हैं इस तरह से हम। ये अनंत विस्तार की चादर है इस तरह से, और इसका ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा। तो और इस पर जो है समान रूप से धनावेशित है। इसमें पृष्ठ आवेश धन सिग्मा है, इधर भी सिग्मा है, और यहां पर कोई बिंदु है P। यहां पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले इस प्लेट को समझ लें हम। ये क्या है? कोई चालक अनंत विस्तार की एक चालक प्लेट है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, दो अनंत विस्तार की समतल पृष्ठों के द्वारा बना हुआ या चालक प्लेटों के द्वारा बना हुआ मान सकते हैं। अर्थात एक प्लेट ये मान सकते हैं, दूसरी वाली ए। तो यहाँ पर बिंदु P है, इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पृष्ठ के द्वारा E1, ये भी देखो बाहर की ओर होगी, और दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी E2 जो है बाहर की ओर होगी। क्योंकि आपको पता है जो प्लस आवेश होता है उसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं, दूर जाती हुई होती हैं। इसलिए यहाँ पर और जो वैद्युत रेखाएं हैं वही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो आप समझ गए अच्छे तरीके से कि ये प्लस आवेश होने की वजह से बाहरी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हम क्या करेंगे, प्लेट 1 के द्वारा समतल प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 होता है। अनंत विस्तार या चालक चालक प्लेट के लिए जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है? σ/2ε0। अर्थात यहाँ हो जाएगा σ/2ε0। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक, ऐसी दूसरी प्लेट के लिए प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर है, बिंदु P पर। प्लेट 2 के कारण P पर क्षेत्र की तीव्रता ये आपकी E2 हो जाएगी। E2 बराबर क्या होगा? ये भी होगा इतना ही, ठीक है, क्योंकि आवेश घनत्व बराबर है। अब
इस तरह आप देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, अर्थात ये कुल जो बदले क्षेत्र की तीव्रता है, परिणामी इलेक्ट्रिक क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, तो परिणामी या कुल क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। तो आप देख लीजिए यहाँ से इस्तेमाल कीजिए, E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ये कट जाएगा इससे, तो E की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा और आसान सवाल सब था। चलिए नेक्स्ट, इसी में जो है एक सवाल और दिया हुआ है, क्या है, एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है, यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बताता हूँ आपको। समय कम है इसलिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर क्या है, एक बेलन है समय से, इसके दो सिरे समतल पृष्ठ के और इसके भीतर जो आवेश है वो क्यू है, ठीक, क्यू आवेश संबद्ध है इससे, और इसके जो वक्र पृष्ठ है इस पर जो आपका फ्लक्स है वो आपका फाई है। तो इसको इसके जो सिरों से वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ये इस सिरे से और इस सिरे से। अब चूंकि क्षेत्रफल बराबर है तो जो निकलने वाला फ्लक्स वो बराबर ही होगा, अर्थात इसको हम मान लेते हैं 5 डैश, इसको भी 5 डैश, ठीक। ये जो है आपका, इसको हम 5C मान लो, वक्र पृष्ठ पर है इसलिए। तो आप देखिए क्या है, ये तो मान आपको दिया हुआ है। कुल फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स क्या है, इससे जो संबद्ध आवेश है वो आपका किसके बराबर होगा, गॉस की प्रमेय से। क्या है देखो, बेलन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स ये फाई बराबर होता है आपका कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन जी, ठीक है। वक्र पृष्ठ संबंध कितना है, वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स ये फाई से ले लिया हमने, बराबर फाई है, दिया हुआ है आपको, है ना। और समतल सिरों, क्या है, क्या नाम दिया इन्होंने, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है। इसे आप ये आपका होगा कितना, इसे मान लो आप पाई, ये हो जाएगा 2 फाई डैश, ठीक है। फाई डैश प्लस फाई डैश कितना आपका 2 फाई डैश हो गया। अब ये किसके बराबर होंगे, इससे संबद्ध जो कुल आवेश है, सॉरी फ्लक्स है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, इस पूरे का मान इसके इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो यहां से देखिए कुल फ्लक्स हम जानते हैं क्या है, फाई ई बराबर किसका हो जाएगा, फाई सी प्लस 2 फाई डबल डैश, इसके बराबर होगा। तो यहां से क्यू अपान एप्सिलॉन 0, फाई सी का मान 5 प्लस 2 फाई डैश, इसको इधर ले आइए, तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 माइनस 5 बराबर हो गया 2 फाई डैश। अब हमें क्या करना है, फाई डैश का मान निकालना है। तो फाई डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2, ये ब्रैकेट में ये बटे में चला जाएगा, तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 माइनस का 5, ये आपका उत्तर इस तरह से।
अगर क्यू का मान यहाँ दिया होता तो मान रख देते, अगर 5 गुलाम 10 गुलाम कुछ भी होता यहाँ रख देते तो आपको मान निकाल सकते थे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और कई सेटों में पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 का उत्तर देखिए आप, उत्तर 7 में क्या कहा गया, इसमें क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसका नाम दूसरा भी कह सकते हैं। इसकी आपको परिभाषा देना है। तो पहले तो आप अन्योन्य प्रेरण समझ लीजिए क्या होता है। जैसे एक कुंडली है, ठीक है, इसको हमने क्या हुआ प्लस से और माइनस से बैटरी से जोड़ दिया, तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। धारा प्रवाहित, आपको पता है किसी भी तार में या कॉइल में जो धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उस कुंडली में, अर्थात उससे चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से निकलेंगी। और इसके आगे क्या है, तो दूसरी कुंडली हर दी हमने ऐसे करके, और इसमें क्या किया, हमने एक धारा मापी लगा दिया जी ऐसे। तो आप ये देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं से टकराएंगी तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक स्वतः ही धारा उत्पन्न हो जाती है। यूँ कह सकते हैं कि उसमें प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। ये घटना कहलाएगी अन्योन्य प्रेरण। और गुणांक कैसे होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक m होता है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखिए। देखिए हमारे पास सूत्र है, क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर क्या होता है, N2 अपान में I1, यदि I1 बराबर 1 अर्थात 1 एम्पीयर लिख सकते हो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, N2 ये हो जाएगा आपका m बराबर N2 ठीक हो गया। तो अब देखिए इसको परिभाषित कैसे करते हैं। N2 क्या है, ग्रंथिताओं की संख्या। ग्रंथि क्या होती है, जैसे वाली धारा है ऐसे करके आई, यहाँ से धारा प्रारंभ हुई और आगे यही खत्म हुई, तो ग्रंथि से बन गई, जहां ज्वाइंट होता हो। तो हर बार जब धारा हर कुंडली में बहेगी तो क्या होगा, एक चक्कर की बाद ग्रंथि से गांठ जैसी बन जाती है, उसी को ग्रंथि कहा जाता है। n चक्कर है तो n ग्रंथिताएं बनेंगी। तो होता क्या है, ये जो N2 है क्या है, ग्रंथिताओं की संख्या है। यदि प्रारंभिक, तो इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में या पहली कुंडली में क्या है, धारा का मान एकांक है। ठीक है, यदि कुंडली में धारा का मान एकांक है तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई, और इसका जो मात्रक है वो आपका हेनरी होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इसी में एक और डेरिवेशन लगा हुआ है, दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो समाक्ष मतलब एक ही अक्ष पर दो कुंडलियां जो है लिपटी हुई हैं। क्या है इसका, दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व
के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब किस तरह से होता है, देखो ये कुंडली है, देखो ऐसे ये कुंडली है जिसमें आई बंधारा प्रवाहित की हमने, और ये पी कुंडली है। ऐसी ही दूसरी कुंडली भी है, कैसे, इसमें जो है इस तरह से मानते हैं। ये दूसरी कुंडली यहां से आ गई, ये दूसरी कुंडली है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, दूसरी कुंडली इसको एस कहा गया, मान लीजिए लंबाई इसकी एल हो गई, इसमें धारा जो है I1 हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे करके हम प्रभावित करते हैं। आपको पता है धारावाही प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बीच में वो क्या होता है, वो होता है V बराबर μ0 Ni/N, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, माना जो है एक P धारावाही प्रणालिका है जिसकी लंबाई L है और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I1, ठीक। और इसमें फेरों की संख्या जो है वो N1 है। और दूसरी S1 जो है प्रणालिका, इसके ठीक ऊपर जो है लपेटी गई है, जिसकी भी लंबाई लगभग L के बराबर अर्थात इससे कुछ छोटी है, इसके ऊपर इसके लपेटी गई है। तो अब आपको पता है कि जब I1 में धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और जिसके कारण क्या है, दूसरी कुंडली में भी धारा आपकी प्रेरित विद्युत वाहक बल या चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सीधी बात है, माना P क्या है, एक L लंबाई की धारावाही प्रणालिका है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, N1 है, और इसके ऊपर जो है एक और केंद्र से लपेटी गई दूसरी प्रणालिका कौन सी है, S है, जिसमें फेरों की संख्या N2 है, ठीक है। तो अब यहां देखिए प्रणालिका S में I1 धारा प्रवाहित करने पर इसके भीतर या केंद्र कह सकते हो, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V बराबर क्या हो जाएगा, μ0 N1 I1/N, क्योंकि μ0 हमने बताया आपको μ0 Ni/L होता है, तो पहली कुंडली में धारा इतनी हो गई। अब इसमें क्या होगा, इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है, यदि प्रणालिका का क्षेत्रफल कितना है, A है, तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, प्रणालिका के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या हुआ, VA हुआ। इसको हम
फाइव वी कह सकते हो। फाइव वी बराबर कितना हो गया आपका वी हो गया, ठीक बात। और एन फेरोस होगा तो क्या होगा, फाइव वी नहीं दूसरी कुंडली से होगा ना संबद्ध, तो ये 5 2 लिखा जाएगा, ठीक। और इसमें मार्क दीजिए, बी का मान कितना है μ0 n1 I1 और अपान में L और इंटू A, ठीक है। अब आपको पता प्रणालिका जो दूसरी वाली है S, उसमें फेरोमोशन क्या करनी है N2 है, तो प्रणालिका S से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये φ2 बराबर क्या हो जाएगा N2 φ2, ठीक है। यहाँ क्या है N2 और ये क्या आपका μ0, φ2 का मान दिया है μ0 n1 I1 A अपान में L। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लें आप, φ2 बराबर क्या हो जाएगा आपका μ0 n1 n2 I1 A अपान में L, ठीक हो गया। अब आपको देख लीजिए सही तरीके से, अब आपको क्या निकालना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है m बराबर क्या होता है φ2 बटे में I1, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका μ0 n1 n2 I1 A बटे में L और इंटू I1, तो I1 से I1 कट गया। तो इस तरह से जो आपका सूत्र निकल के आएगा समक्ष प्रणालिकाओं के अन्योन्य प्रेरण गुणांक का m बराबर आ गया μ0 n1 n2 A अपान में L, इस तरह से ही आपका एक सूत्र आ जाएगा। बहुत आसान है, पहले आप पहली उसमें प्रणालिका निकाल लीजिए फ्लक्स, और वही क्या होगा दूसरे में उतना ही बद्ध हो जाएगा। तो ये तो आपका इसका अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त हुआ। इसमें एक सवाल भी दिया हुआ छोटा सा है, तो सवाल भी देखते हैं। इसमें सवाल दिया हुआ है क्या है, इसमें दिया हुआ है कि समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। अन्योन्य प्रेरकत्व m होता है, m बराबर हो गया 1.5 हेनरी, ठीक है। अच्छा, कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा शून्य से कितनी हो जाती है 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो जाती है। तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए धारा में जो परिवर्तन हो रहा है, समय दिया हुआ आपको डेल्टा टी बराबर 0.5 सेकेंड, ठीक। और धारा में परिवर्तन डेल्टा कहलाएगा। ये आपका प्राथमिक कुंडली में है, इसलिए आपका ये 20 माइनस 0 से 20 तक जाता है, तो परिवर्तन क्या होगा अंतिम माइनस का होगी। तो ये 20 एम्पियर का आपका परिवर्तन इसमें धारा में हो जाता है। तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, दूसरी कुंडली है इसलिए दूसरी कुंडली में दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये हो जाएगा आपका फ्लक्स परिवर्तन
ये आपका डेल्टा फाई 2 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा m बराबर डेल्टा फाई 2 अपान में डेल्टा I1। तो यहाँ से डेल्टा फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, m डेल्टा I1, m डेल्टा I1। m का मान आपका 1.5, डेल्टा I1 आपका 20 हो गया, 15 दूनी 30.0 यानी कि 30 आपका वेबर आ गया, ठीक है। एक लीजिए 30 वेबर आपका आ गया। प्रश्न नंबर 7 का ये आपका सॉल्यूशन है। इसके बाद इसमें अथवा क्वेश्चन भी लगा हुआ है, तो उत्तर नंबर 7 का अथवा देखते हैं। उत्तर नंबर 7 का अथवा देखिए। अथवा क्या होगा, देखो अथवा में दिया हुआ है श्रेणी अनुनादी पर्वत में आवृत्ति परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र दर्शाइए, ठीक है। अनुनादी पर्वत में, अनुनादी पर्वत को आप जानते ही हैं, श्रेणी अनुनादी पर्वत ऐसा पर्वत जिसमें धारतीय प्रतिघात और कौन सा प्रेरण प्रतिघात दोनों बराबर होते हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है, जो पर्वत है आपका अनुनादी की स्थिति में कहलाता है। अब इसमें अनुनादी आवृत्ति के लिए जो ग्राफ है वो क्या है, देखिए अनुनादी आवृत्ति और किसके लिए धारा परिवर्तन कब होगा, देखिए इसमें जो है नीचे के अक्ष पे हमने क्या ले लिया, ये आपका आवृत्ति हो गया, आवृत्ति f इस डायरेक्शन में, और इधर हमने क्या ले लिया, धारा I ले लिया इस डायरेक्शन, ठीक है। और इस तरह से ग्राफ इसका बनता है। ये आपका ग्राफ है और ये आपका FR है, रेजोनेंस। FR मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब ये कब होती है, I मैक्सिमम, अर्थात अनुनाद की आवृत्ति की स्थिति में जो धारा का मान है वो अधिकतम होता है। ये कह सकते हो अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर धारा I मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या है इसका मान, यानी कि F का मान लेस देन FR है, या F इज ग्रेटर देन FR है, तो क्या होगा, तो भी यहां पर क्या है इस धारा का मान हमेशा 1 से कैसा होगा, कम होगा। तो आप ये समझ गए, रेजोनेंस कंडीशन में धारा जो है वो मैक्सिमम होती है। अगर आवृत्ति का मान रेजोनेंस आवृत्ति से कम है या उससे बड़ा है तो धारा जो है हमेशा का मान एक अधिकतम धारा से कम होगा हमेशा। ये बात आप समझ लें। इसमें ग्राफ आ गया। अब इसमें एक सवाल भी लगा हुआ है, देखो बहुत आसान सवाल है लेकिन कैलकुलेशन बड़ी है थोड़ी सी। ग्राफ बना लीजिए, इसमें शॉर्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी में एक सवाल दिया हुआ है, जब पेपर टिपिकल बनता है तो इसी टाइप से ही बनाते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन बड़ा से बड़ा देते चले जाते हैं। इसमें दिया है एक रेडियो में 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक आवृत्ति परास वाली रेडियो संचरण बैंड समस्वरित की जाती है। यदि इसके परिपथ में स्वप्रेरकत्व 200 μH यानी कि माइक्रो हेनरी का हो तो परिवर्ती संधारित्र वाले संधारित्र की धारिता का परास बताइए। ठीक है, रेंज आपको बतानी है क्या क्या है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो आपको आवृत्ति दे रखी है वो आपको बता दी जाए। तो जो आवृत्ति है वो आपको कितनी कितनी है। पहली आवृत्ति उसको आप F1 कर लीजिए। पहली आवृत्ति F1 है 8 किलोहर्ट्ज। इसको जो है हर्ट्ज में चेंज कर दीजिए तो
तो 800 गुणा 10 की घात 3 कर लीजिए। तो इस तरह से आपका 8 गुणा 10 की घात कितना हो गया 5 हर्ट्ज। इसी तरह से आवृत्ति आपकी F2, इसका मान है 1200 किलोहर्ट्ज, 1200 किलोहर्ट्ज। इसको चेंज कर लेंगे तो 1200 गुणा 10 की घात 3, इस तरह से 12 गुणा 10 की घात 5 हर्ट्ज। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद में इसने स्वप्रेरकत्व दिया है, स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरण गुणांक के L आपको दिया होगा कंप्लीट का 200 म्यू एच माइक्रो हेनरी। इसको हेनरी में चेंज कर लीजिए। 1 माइक्रो 10 की घात -6 होता है, तो ये 2 प्लस की घातें हैं, इसमें घट जाएंगी तो 2 गुणा 10 की घात -4 होगा हेनरी। ठीक, अब उसमें रेंज निकालनी है धारिता की, यानी कि इन आवृत्तियों से हमें क्या करना है, धारिता निकालनी है। तो कैसे निकलेगी देखो मैं आपको बता। देखिए एक हमारे पास सूत्र है, क्या है, आवृत्ति अनादि आवृत्ति नहीं, केवल आवृत्ति जो है F बराबर 1/2 पाई √ LC होता है। ठीक है, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये LC हो गया। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर ये इसकी जगह आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर और LF स्क्वायर। ठीक, कितना समझ गए होंगे आप। पहली आवृत्ति के लिए करेंगे तो इसे C1 कह देंगे। ठीक है, अब पहली आवृत्ति, इसमें कहा गया अधिकतम और न्यूनतम क्या है, रेंज निकालनी इसमें। तो रेंज कहां से आता है, तो अधिकतम न्यूनतम की बात कही गई है। तो अधिकतम जो धारिता है कहां से प्राप्त होगी, जिसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम होगी, जो बटे में है फ्रीक्वेंसी, तो अर्थात फ्रीक्वेंसी कम किसकी है, F1 की है, तो इससे जो अधिकतम आएगी और 1200 वाले से कम आएगी। ठीक है, तो यहां से देखते हैं सबसे पहले की बात, C1 बराबर 1/4 पाई स्क्वायर L, इनकी वैल्यू रख लीजिए, इसको पहले वैल्यू ही रख लीजिए उसकी। 4 पाई की वैल्यू 9.86 होती है, अगर 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा, गुणा L का मान कितना है आपके पास दिया है, 2 गुणा 10 की घात -4 गुणा, इसको सूत्र बना लेते हैं पहले। इसको सूत्र बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, पहले सूत्र बनाते हैं। देखिए C1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर LF1 स्क्वायर। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब रखिए वैल्यू 1/4 पाई का मान 9.86 गुणा L की वैल्यू 2 गुणा स्क्वायर -4, F1 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 गुणा की घात 5, तो 8 का वर्ग कर लेंगे 64 आ गया सीधे सीधे, और 10 की घात 5 जगह 10 की घात 10 आ जाएगी वर्ग करेंगे तो। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटा के हम डबल 0 बढ़ाएंगे, 4 से काट दो, यहाँ 25 आ गया। ठीक, और इनको हम ले जाते हैं ऊपर, तो देखिए क्या आएगा, नीचे तो आपके बचेंगे कितना, C1 बराबर हो जाएगा, नीचे आएगा 986 गुणा 2 गुणा 64, घात के बारे में देखिएगा 25 गुणा 10 की घात देखें आप, 10 में से -4 चलेंगे, 6 बचे, प्लस के 6 बचे, ऊपर जाएंगे तो माइनस के 6 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 घातें और कम कर लेंगे, बल्कि 4 कम कर लेंगे, क्योंकि इसकी गुणा करें, गुणा करने के बाद भाग देनी होगी तो 0 की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होगा, हम C1 बराबर कर लेंगे आपका 25 1 2 3 4 गुणा 10 की घात 10 हो जाएगी माइनस की, क्योंकि हमने इसमें 4 0 और ले लिए 6 से, तो माइनस में पड़ जाएंगे। नीचे जो गुणा आएगी, गुणा आप करते रहिए, हम आपको बता दे रहे हैं, नीचे की गुणा आएगी 12 62 08, 12 62 08,
इसको जब हम भाग देंगे तो जो C1 की वैल्यू आएगी वो 1.98 गुणा 10 की घात -10। ठीक है, अगर हम क्या करें, ये तो फैरेड में आ गया, पिको फैरेड निकालना है तो उसे पॉइंट हटा दीजिए। तो ये पॉइंट हटाएंगे, दो स्थान इधर है तो माइनस की घात 2 बढ़ जाएगी, तो 198 गुणा 10 की घात -12 फैरेड हो गया। तो C1 बराबर हो गया 198 पिको फैरेड कह सकते हो आप, क्योंकि 1 पिको 10 की घात -12 के बराबर होता है। देख लीजिए, खाली मान रखकर सोल्व करना है इसको। तो जो C1 की वैल्यू आपके पास आई अपनी 198 पिको फैरेड। ठीक, इसी तरह से आप C2 निकाल सकते हो। देखिए C2 भी आप निकाल सकते हैं इसी तरह से। देखिए C2 और आप क्या करेंगे, 1/4 पाई स्क्वायर L F2 स्क्वायर, यहां से मान दीजिए C2 बराबर 1/4 9.86 गुणा L की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की घात -4। अब यहाँ पर F की जो वैल्यू है F2 की 12 गुणा 10 की घात 5 है, 12 का वर्ग हो गया 144 गुणा 10 की घात 5 का हो गया 10। इसको पॉइंट डाल लीजिए, डबल जीरो बढ़ा लें, 4 से काट लें 25, तो C2 बराबर हो गया 25 गुणा, यहाँ भी 10 में 4 का 6 बचा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, बटे 986 गुणा 2 गुणा 144, इसमें हम 4 जीरो ले लेते हैं, 1 2 3 4 बटे में, तो यहाँ का -10 हो जाएगा। अब की जो गुणा आएगी वो हम लिखते रहे आपको देख करके, 28 39 68 28 39 68। ठीक है, अब इसको जब हम भाग देंगे तो C2 का मान आएगा आपका 0.88 गुणा 10 की घात -10। ये फैरेड आ गया, ये पॉइंट हटा दें तो 2 घात यहाँ बढ़ जाएंगे माइनस की, तो हो गया 88 -12, ये फैरेड आ गया। इसको पिको फैरेड लिख देंगे तो 88 गुणा हो जाएगा पिको, ये फैरेड आ गया। तो C2 का मान आ गया 88 पिको फैरेड और C1 का मान आया 198। तो इसकी रेंज क्या होगी, परास हो जाएगी कहां से कहां तक, परास हो गई 88 पिको फैरेड से 198 पिको फैरेड तक, इसकी जो है परास। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन सवाल आसान है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर हम 8 बात करते हैं, इसमें अंतिम प्रश्न है इसका, क्योंकि 9वां प्रश्न जो है पीएन संधि डायोड का जो इसमें ये हटा दिया गया है इसमें से इसका न्यूमेरिकल, तो इसको हम नहीं करेंगे, इसका जो अथवा है वो भी ऐसा ही है। तो हम 8वां प्रश्न ही इसमें से करेंगे। इसमें 8वें प्रश्न का जो है इसमें दिया है प्रकाश गतिकण से आप क्या समझते हैं, ये तो आपके कोर्स में है। नीचे एक लिखा है, एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शी प्लेट रखने से किसी व्यतिकण फ्रिंज के विस्थापन का व्यंजक निकालिए, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं करेंगे। केवल व्यतिकण के बारे में हम आपकी परिभाषा बता चुके हैं, एक बार हम फिर आपको बता देंगे। इसके अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन उसको आपके लायक का है, वो काम का है। तो सबसे पहले हम उत्तर नंबर 8 की बात करते हैं। उत्तर नंबर 8, का अथवा
उससे पहले भी हमने आपको परिभाषा बता दें, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। हमने आपको बताया जब दो तरंगें क्या हैं, एक समान माध्यम में समान आवृत्ति की और समान दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है। इस घटना को कहा जाता है व्यतिकरण। और जिन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं विनाशी व्यतिकरण और जो है संपोषी व्यतिकरण क्या होते हैं, तो वहाँ परिभाषा संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, और जिन पर शून्य अथवा न्यूनतम होता है उस पर जो व्यतिकरण है आपका विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो हमने आपकी परिभाषा बताई। अब इसके बाद हम इसमें अथवा में क्या है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल की परिभाषा बताइए। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल, ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल, कंपन तल, ठीक है। और दूसरी परिभाषा है क्या, दूसरी परिभाषा है ध्रुवण तल। ये दो चीजें हैं इसमें, ध्रुवण तल, ठीक है। ध्रुवण तल देखो इस तरह से बनाने पहले फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या हम कहना चाहते हैं। ये ध्रुवण तल है आपका, और ये प्रकाश संचरण की दिशा है। ये आपका कौन सा तल है, कंपन तल। ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपका कंपन तल है। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या होती है, वह तल जिसमें जो है प्रकाश के जो कंपन है वो तल के लंबवत कंपन करते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है। वह तल जिसमें प्रकाश के कंपन कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कंपन तल कहा जाता है, ठीक है। और ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल के लंबवत क्या होता है, जो तल होता है उसे कहा जाता है क्या, ध्रुवण तल कहा जाता है। और इसमें जो है प्रकाश के संचरण की दिशा होती है, अर्थात इसी में प्रकाश चलता है। अब इसमें पोलराइड दिए हुए हैं, इस सवाल में इसमें दे रखा है छोटा सा, बहुत आसान है, आप ये समझ लीजिए। पोलराइड से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप तैयार जरूर करें, इसमें हर सेट में आया हुआ है। देखिए इसमें सवाल दिया है, दो पोलराइड P1 तथा P2 की अक्षें परस्पर लंबवत हैं और P1 पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0, P1 तथा P2 के मध्य एक P3 को रख दिया जाता है। P3 की अक्ष P1 की अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। P2 से पारगमित प्रकाश की तीव्रता बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप, ये इस तरह से हमने एक अक्ष बनाई और यहाँ से एक पोलराइड रखे गए इस तरह से। एक पोलराइड यहाँ पर है, ये आपका पोलराइड P1 है, ये आपका P2 है। इनकी अक्षें कैसे हैं, लंबवत है। देखिए कैसे, इसकी संचरण अक्ष है इस तरह से, देखो ऐसे ये संचरण अक्ष होती है। इसी डायरेक्शन में क्या है, प्रकाश निकलता है बाहर की ओर। तो यहाँ जो है साधारण प्रकाश है, प्रकाश उससे निकलता है, ये आपकी संचरण अक्ष कहलाती है। इसको चाहे तो ए और बी कह लो। ये संचरण अक्ष है, कौन सी, ये कहलाएगी आपकी संचरण अक्ष। इसी डायरेक्शन में प्रकाश निकलता है। जब प्रकाश निकलेगा तो आपको पता है इस पोलराइड से निकलेगा, इस तरह से ध्रुवित प्रकाश निकलेगा। और जो लास्ट में आपका P2 इसकी अक्ष से कैसा लंबवत रखा हुआ है, इसका मतलब इसकी जो अक्ष होगी इस डायरेक्शन में होंगी ऐसे,
ठीक है, इसके लंबवत हो गए, देखो इसकी अक्ष से इसकी। अब इसमें इसके बीच में एक और पोलराइड रख दिया गया है, कौन सा, P3 रख दिया गया है, यहां से P3 रख दिया गया है और इसकी संचरण अक्ष जो है वो इसकी अक्ष से 45 अंश का कोण बना रही है, ऐसे करके, ठीक है। और इसको हम A1 और A2 संचरण अक्ष है इसकी। जब ये प्रकाश बाहर निकलेगा तो इसी अक्ष की डायरेक्शन में निकलेगा इस तरह से। आपको पता है कि ध्रुवीय प्रकाश हमेशा जो है संचरण अक्ष की डायरेक्शन में इस तरह से ये बाहर निकलता है, ऐसे निकलेगा प्रकाश। फिर ये प्रकाश इस पे जाके गिरेगा। तो देखिए इसको हम किस तरह से दूसरी तरह से बताते हैं, आपको अक्ष बता दी हमने अभी। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें इसको बना रहे हैं, इसकी संचरण अक्ष हो गई, A2 B2 कह सकते हो। ये कोण 45 का है तो ये भी 45 का ही हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश के संचरण की दिशा और संचरण अक्ष के बीच में जो कोण होता है वो आपका थीटा कहलाता है। अब देखिए ये जो P1 है इससे जो प्रकाश गुजरेगा तो आपको पता है मैंने इसके नियम से, जब ये निकलता है तो क्या होता है, इसकी तीव्रता पहले पोलराइड से निकलने के बाद आधी हो जाती है। इसकी प्रारंभिक जो तीव्रता है वो आपकी I0 है, जब इससे निकलेगा तो ये हाफ हो जाएगी, ठीक है। अभी प्रकाश इस पे पड़ेगा, है ना, अर्थात P3 पड़ेगा तो इसकी I3 बराबर क्या हो जाएगा, I1 cos स्क्वायर 45 अंश, थीटा का मान है 45 दिया हुआ है, ठीक। अब इससे जो बाहर निकलेगा वो इस पे जाके पड़ेगा। अब आपको पता है इसकी जो अक्ष है वो इसके साथ क्या है, लंबवत है, ठीक बात। इसका मतलब क्या है, इसकी जो P2 है पोलराइड है, इसकी संचरण अक्ष है वो प्रकाश संचरण की दिशा के साथ अर्थात ध्रुवण कोण जो है आपका वो 45 अंश नीचे से बनाएगी, क्योंकि ये लंबवत रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो I2 से प्रकाश निकलेगा वो I3 cos स्क्वायर 90 माइनस 45, ये 45 पहले से ही है, ये क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो देखिए P1 पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 बराबर I0 बटे हाफ, ठीक है। अब P3 से निकालो, P3 पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I3 बराबर I1 cos स्क्वायर 45, तो ये क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी है, I0 बटे में तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो केवल 1/2 रह जाएगा, अर्थात ये I0 बटे 4 यहाँ से ये प्रकाश निकलेगा। अभी प्रकाश यहाँ गिरेगा P2 पर, सॉरी ये P3 हो गया, P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 हो जाएगा, I3 cos स्क्वायर 45, I3 का मान आपके पास आ गया I0 बटे 4, तो यहाँ से, और ये cos स्क्वायर 45 है, cos का मान 1/√2, वर्ग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, अर्थात ये हो गया I0 बटे 8, ठीक। तो जो लास्ट में P2 पोलराइड है इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता है I0 बटे 8 हो जाएगी। देख लें इसको ध्यान से।